हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नीट फिजिक्स पीवाईक्यू सीरीज में चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम काफी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th का चैप्टर है और इससे पहले हम थर्मल प्रॉपर्टीज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स एक्सेट्रा चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पिछले 20 से 30 सालों में जो पूछे गए नीट में हैं, उन क्वेश्चंस में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके हम आपके लिए लेकर आए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके लिए करने वाले हैं। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग हमारे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिएगा क्या गिवन है। देखो, गिवन है अ सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर 1.013 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर requires 54 calorie of heat to convert steam at 100 degree Celsius. If the volume of steam produced is 167.1 cc, the change in internal energy of the sample. तो देखिए हमें गिवन क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, ठीक, और वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट गेन करके और 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इस प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज हो रहा है और हमसे इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछा है। ठीक, तो हीट हमारे पास है, वॉल्यूम चेंज से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन, और यदि हम हीट और वर्क को यूज करते हैं तो इंटरनल एनर्जी का चेंज हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलो तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि मास गिवन है कितना है, 0.1 ग्राम, लेकिन यह इनिशियल वॉल्यूम नहीं गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो मास कितना है 0.1 ग्राम और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से V1 आ जाएगा हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। इधर आप देखेंगे लिखा है 167.1 सीसी, तो सीसी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो V1 हमें गिवन है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि V2 कितना गिवन है, V2 गिवन है 167.1 सीसी या सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, तो यहां से क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है और वर्क डन हमें चाहिए, तो डेल्टा V मैं निकाल लेता हूं V2 माइनस V1 करके। तो 167.1 माइनस 0.1 तो आ जाएगा 167 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, जिसे मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इसके लिए मुझे 10 to the power -6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब के अंदर। तो डेल्टा V निकल गया। अभी वर्क डन हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, P डेल्टा V लिखेंगे। ओके, तो P कितना है, प्रेशर कितना है 1.013 इंटू 10 to the power 5 एंड चेंज इन वॉल्यूम है 167 इंटू 10 to the power -6। तो यहाँ से वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 1.013 इंटू 167 इंटू 10 to the power -1 जूल्स। अच्छा, हमें गिवन है हीट कितना लगा इस प्रोसेस में, तो Q कितना है 54 कैलोरी है। इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ से जो Q का वैल्यू मिलेगा हमें वो आएगा, देखिए 54 को यदि मैं 4.2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 8 and 10 6 and 21। ठीक है, तो 8622 यानी कि 226.8, ये हमारा 54 इंटू 4.2 का मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो हमें हीट का वैल्यू मिल चुका है, कितना है 226.8 जूल्स। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ अब हमें वर्क डन भी पता है, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैंने इसको पहले सॉल्व किया है इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा W इज इक्वल टू, ये तकरीबन रहता है
0.9 के करीब इन जूल्स। तो हमसे पूछा है चेंज इन एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी होगा हीट माइनस वर्क डन। तो डेल्टा यू का वैल्यू यहां से आ जाएगा 226.8 माइनस 16.9, और ये जो आंसर है अप्रोक्सीमेटली आपके पास आएगा 208.7 जूल के करीब। ठीक है, डेल्टा यू। आई होप आप बात समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो, a system is taken from state A to state C by two paths ADC and ABC as shown in the figure. The internal energy at A is 10 joule. Along the path ADC, the amount of heat absorbed is 50 joule and the work obtained is 20 joule. Whereas along the path ABC, the heat absorbed is 36 joule. The amount of work done along the path ABC is asked here. तो देखो क्या गिवन है, एक सिस्टम है जो अलग अलग पाथ के थ्रू एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी स्टेट ए से स्टेट सी पर जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट पाथ में हमें हीट और वर्क दोनों दे रखे हैं, और सेकंड पाथ में हमें केवल हीट हमें केवल क्या गिवन है, हीट गिवन है, और पूछा क्या हमसे, वर्क डन पूछा है। ठीक है, तो देखिए कि पहली बात तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन का हमें ध्यान रखना चाहिए। साइन कन्वेंशन किस तरह से है कि जब सिस्टम पर वर्क होता है तो वर्क डन को नेगेटिव लेते हैं, सिस्टम से वर्क ऑब्टेन होता है तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। सिमिलरली यदि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसे हम क्या लेंगे, सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा हीट को, यानी सिस्टम को हीट दी जाएगी तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और सिस्टम यदि हीट रिजेक्ट करेगा तो उसे हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक, और एक और बात ध्यान रखना कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम होता है, और इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा बल्कि पॉइंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी पाथ से जाएं, इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है ना वो दोनों में सेम रहेगा, दोनों पाथ में। तो यही वाली बात है जिसे मैं यूज करने वाला हूं। तो क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, एंड इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। क्लियर है? अब क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज दोनों पाथ में सेम है, डेल्टा यू फॉर एडीसी इज इक्वल टू डेल्टा यू फॉर एबीसी, तो यहां पर मैं इसी इक्वेशन को यूज कर लूंगा, Q माइनस डब्ल्यू फॉर एडीसी एंड इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू फॉर एबीसी। तो Q कितना गिवन है, हीट एब्जॉर्ब्ड तो 50 है, और माइनस वर्क ऑब्टेन है तो ये 20, इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब्ड इन अदर पाथ गिवन है 36, एंड माइनस वर्क डन इन पाथ एबीसी वो पूछा है। तो यहां से 30 इक्वल्स टू 36 माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का वैल्यू यहां से आ जाएगा 6 जूल। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 जूल है, जो पाथ एबीसी में पूछी गई है। तो यहां पर ये रहा आंसर, आप चेक कर सकते हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट है, 6 जूल। ठीक है, चल नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब्ड 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क। मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड गिवन है, कितना है, प्लस 2 किलो कैलोरी, यानी 2 इंटू 10⁻3, और कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करेंगे, 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि एब्जॉर्ब करा गया है, तो यहां से आ जाएगा अपने पास 8400 जूल, दिस इज हीट एब्जॉर्ब्ड। ओके, सिमिलरली वर्क ऑब्टेन है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, वो कितना गिवन है, 500 जूल गिवन है। पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो लिखा जाएगा Q माइनस डब्ल्यू से, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 8400 माइनस 500, तो यह आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू 7900 जूल। क्लियर है? चल अगला सवाल देखिए, गिवन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस अंडरगो ए ट्रांजिशन फ्रॉम A to B along a path AB as shown in the figure. The change in internal energy of the gas during internal energy of the gas during the transition is. तो देखिए हमें ग्राफ में एक प्रोसेस को दिखाया गया है A to B, ठीक है, और इस प्रोसेस में हमसे पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा
साथ ही साथ हमें जो गैस गिवन है वो कैसी है, डाई एटॉमिक गैस है और 1 मोल ऑफ द गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू तो सीधे हम क्या ले सकते हैं, n की वैल्यू तो 1 लिखी जा सकती है। क्लियर है? अच्छा, साथ ही साथ हम देखते हैं कि डाई एटॉमिक गैस है और हमसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा यू होगा n की वैल्यू 1, CV क्या होता है, CV है स्पेसिफिक हीट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और CV का वैल्यू डायएटॉमिक गैस के लिए हमें पता है कितना होता है, 5R/2, R/2। ठीक है, ये R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। डेल्टा T क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 5R/2 इंटू, अब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर कैसे निकाल पाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पे ग्राफ में हमें फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है, इसी तरह से इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम भी गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। PV इक्वल्स टू nRT, n की वैल्यू 1 मोल गिवन है, इसलिए PV इक्वल्स टू RT लिखेंगे और T यहां से निकाल लेंगे PV/R। तो यहां पर हम लिखेंगे P फाइनल V फाइनल अपॉन R माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन R। तो डेल्टा U यहां से आ जाएगा 5R/2, P फाइनल और V फाइनल, तो P फाइनल क्या है 2 किलो पास्कल और V फाइनल क्या है 6, तो 6 2 12 एंड माइनस P इनिशियल कितना है 5 है और V इनिशियल कितना है 4, तो 20। ओके, किलो पास्कल में था प्रेशर, इसलिए 10 की पावर 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय R भी है डियर यहाँ पे, तो R कॉमन आएगा और R से R कैंसिल हो जाएगा, 12 माइनस 20, तो ये बचेगा -8 और 2 से 8 कटेगा तो 4, तो यहां से डेल्टा यू आ जाएगा हमारे पास माइनस 5 इंटू 4 यानी कि -20 इंटू 10⁻³ जूल्स, जिसे आप -20 किलो जूल्स भी लिख सकते हैं, -20 किलो जूल भी लिख सकते हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक, चल अगला सवाल देखते हैं बेटा। देखो गिवन क्या है प्रश्न में, इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा, यानी Cp/Cv गिवन है अपने को, Cp/Cv कितना है, गामा है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मास ऑफ गैस, तो डेल्टा यू की वैल्यू पूछी अपन से, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू when the volume changes from V to 2V, वॉल्यूम चेंज हो रहा है कहां से कहां तक, V से 2V तक, लेकिन प्रेशर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, अब देखिएगा कि फिर से हम वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां पर डेल्टा यू इक्वल्स टू एन की वैल्यू यदि गिवन नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ले सकते हैं, बाकी कैंसिल भी हो जाएगा, फर्दर आप देखेंगे, एन रहने दो। और सीवी क्या होगा, अब देखो यहां पर अपने को क्या नहीं गिवन है, यहां पर ये नहीं गिवन है कि गैस कैसा है, मोनो एटॉमिक है, डायएटॉमिक है, ओके, तो पॉलीएटॉमिक है, किस टाइप का मॉलिक्यूल्स है वो नहीं गिवन है, इसलिए हम यहाँ पर सीवी का वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जो अभी हमने किया था डायएटॉमिक के लिए। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, गामा के फॉर्म में सीवी को लिखेंगे, जो कि होता है गामा आर अपॉन गामा -1। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, R अपॉन गामा -1 इंटू, अब डेल्टा टी के लिए क्या लिखे, तो क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वॉल्यूम जिस प्रोपोर्शन में चेंज होगा उसी प्रोपोर्शन में टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो हम यहाँ पर टेम्परेचर चेंज इस तरह से लिख सकते हैं कि 2T फाइनल टेम्परेचर है और इनिशियल टेम्परेचर T है, तो 2T में से T गया तो T बच जाएगा, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू लिखा जा सकता है nRT अपॉन गामा -1। तो ये तो हमारे पास डेल्टा यू आ गया, nRT अपॉन गामा -1। साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, साथ में हमें लिखना है, क्योंकि हमसे पूछा इंटरनल एनर्जी, और देखिए इंटरनल एनर्जी ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे पूछा किस फॉर्म में है, हमसे पीवी के फॉर्म में पूछा है, तो थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं, nRT इक्वल्स टू पीवी, nRT इक्वल्स टू
पीवी, या फिर ऐसा लिख सकते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक, इनफैक्ट हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन अभी अपने को फॉर्म भी बनाना है, वही जो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो मैं इसमें क्या कर लेता हूं, एक तरीका है बस, वो जो यहीं पर ही क्लिक हुआ है दिमाग में, हम कि इसको डिवाइड कर सकते हैं, डेल्टा यू डिवाइड बाय पीवी। डिवाइड करता हूं ना तो अब देख एन आर कट जाएगा, टीबी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन गामा माइनस 1। ओके, और यहां से डेल्टा यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पीवी अपॉन गामा माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीवी अपॉन गामा माइनस 1। चलो अगला सवाल देखो, गिवन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस रिक्वायर्स 157 जूल हीट टू राइज द टेम्परेचर बाय 10 केल्विन। तो देखिए गैस का जो अमाउंट है वो गिवन है, एन की वैल्यू कितनी है 1 मोल। ठीक, आइडियल गैस रिक्वायर्स 207 जूल, यानी कि क्यू गिवन है कितना है 207 जूल, एब्जॉर्ब कर रहा है इसलिए पॉजिटिव है। ओके, टू राइज द टेम्परेचर बाय 10 केल्विन, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर हम मान लेते हैं 0 केल्विन और फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया 10 केल्विन। ओके, व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, ये जरूर से ध्यान रखना है, P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। चलो ठीक है, इफ द सेम गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देख फर्स्ट गैस को तो क्या करा गया है, फर्स्ट गैस को तो क्या करा गया है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करा गया है, और उसके लिए टेम्परेचर राइज हुआ है 0 से 10 और हीट कितना लगा 207 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द सेम गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और फिर बोल रहा है कि ऐसे ही दूसरा भी हीट है, सेम अमाउंट है n इक्वल्स टू 1। ओके, और उसका भी टेम्परेचर सेम राइज करना है। ओके, तो इनिशियल टेम्परेचर वहां पर भी 0 केल्विन है, फाइनल टेम्परेचर वहां पर भी 10 केल्विन है। ओके, और द हीट रिक्वायर्ड, और हमसे पूछा है क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट में तो हीट गिवन है फर्स्ट गैस के लिए, तो ओके, अब फर्स्ट गैस में प्रेशर कांस्टेंट था और इस वाली गैस के लिए क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, तो V कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट। ठीक है, और पूछा है हीट की वैल्यू, तो हमें पता है कि जब हम लिखते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर हीट तो हम लिख सकते हैं NCP डेल्टा T। ठीक है, और जब हम लिखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट गिवन तो हम लिख सकते हैं NCV डेल्टा T। ठीक, ओके, अब यहां से Q1 Q2 में एज्यूम कर लेता हूं, तो Q1 अपॉन Q2 लिख लेता हूं, तो यहां से N से N कट जाएगा, अल्टीमेटली CP अपॉन CV आ जाएगा हमारे पास। डेल्टा T तो क्या है, डेल्टा T तो सेम ही है, डेल्टा T तो सेम ही है। अब आगे क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस रिक्वायर्स 207 जूल हीट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आर हमें गिवन है, आर कितना गिवन है 8.3 जूल पर मोल इंटू केल्विन, आर हमें गिवन है। तो देखिएगा Q1 की जो वैल्यू आई है हमारे पास, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू तो गिवन थी 207 डिवाइड बाय Q2, वो पूछा गया है, इक्वल्स टू CP बाई CV। तो देख CP बाई CV के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, देखो इसके लिए हम गामा लिख सकते हैं, CP बाई CV को हम क्या लिख सकते हैं, गामा। तो Q2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 207 डिवाइडेड बाय गामा, 207 डिवाइडेड बाय गामा। ठीक है, चलो अब हम फर्दर क्या करेंगे, यहां पर देखो CP निकाला जा सकता है, आप देख सकते हैं CP निकाला जा सकता है कैसे, CP का वैल्यू क्या है, CP को हम लिख सकते हैं, देखो Q1 इक्वल टू NCP डेल्टा T है, तो Q1 का वैल्यू हमें गिवन है कितना है 207 इक्वल्स टू N की वैल्यू कितनी है 1 है, CP वो हमें निकालना है, और डेल्टा T क्या है 10। ठीक, तो CP यहां से आ गया अपने पास क्या 20.7, ठीक है 20.7 जूल पर मोल इंटू केल्विन। ठीक है, CP हमारे पास है। ओके, और जो ये इक्वेशन है इसको गामा के फॉर्म में ना करके अभी इसको CP बाई CV रहने देते हैं, CP अपॉन CV। ठीक है, CP हमने निकाल लिया, अब बस CV निकालना बाकी है। ठीक है, CV निकालना बाकी है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है R इज इक्वल टू CP माइनस CV। ठीक है, तो यहां से CV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा CP माइनस R। ठीक, तो यहां से देखिए मैं इसे रब कर रहा हूं,
ठीक, तो देखिए CV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, CP कितना है 20.7 और माइनस R की वैल्यू क्या दे रखी है 8.3, माइनस करेंगे 7 माइनस 3 4 और 20 माइनस 8 ये आ जाएगा 12.4 CV आ गया हमारे पास, जूल पर मोल इंटू केल्विन। तो CP भी है और CV भी है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन 1। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, देखो CV का वैल्यू है 12.4 और CP का वैल्यू है 20.7। तो यहां पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखिएगा इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, सी Q2 इज इक्वल्स टू CV इंटू 207 डिवाइडेड बाय CP। ठीक है, तो Q2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, CV कितना है, CV है 12.4 इंटू 207। CV का वैल्यू तो 12.4 है, 207 पहले से ही है, ऐसा नहीं कि CV का वैल्यू 12.4 इंटू 207 है। ठीक है, CV का वैल्यू तो 12.4 ही है ओनली, 207 तो Q का वैल्यू है जो गिवन था, और डिवाइडेड बाय CP कितना है 20.7। ठीक है, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें हमारा आंसर इन जूल्स में मिल जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो इसका आंसर है वो D है शायद। एक बार आप लोग चेक करेंगे मैथमेटिक्स करके, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा आपके पास में। ठीक है, Q2 बिल्कुल ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या गिवन है, अ सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, इट्स डेंसिटी इज। तो देखिएगा हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है, PV इक्वल्स टू nRT। तो n की जगह क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू RT। क्लियर है, तो यहां से हम फर्दर लिख सकते हैं, क्या यहां से लिखा जा सकता है, देख M अपॉन V डेंसिटी होता है, तो PM इक्वल्स टू रो RT। ठीक है, और रो की वैल्यू पूछी है तो ये आ जाएगा PM अपॉन RT। क्लियर, अब P की वैल्यू कितनी गिवन है, वो है 249 इंटू 10⁶ किलो पास्कल में है, और इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 2 रहेगा। ओके, हाइड्रोजन गैस गिवन है, R की वैल्यू 8.3 लेनी है और 8.3 लेनी है, और साथ ही साथ हमें टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 से मतलब ऐड कर देंगे इसमें, तो आएगा 300। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्टीमेटली विल गेट द आंसर विच इज 0.2 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है, करके देख लो भाई, 8.3 इंटू 3 तो आएगा 9 और 240 24.9। ठीक है, 00 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2490। ठीक है, 249 ऊपर भी है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, किलो पास्कल है तो यहाँ पर 10 की पावर हम क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, नॉट 6। 10 की पावर क्या आएगा, 3 आएगा। चलो, आई होप आप समझ गए होंगे बात को। चलिए फर्दर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, देखो गिवन क्या है, टू सिलेंडर्स A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. Okay, A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly open. The process is। तो देखिएगा क्या होता है कि इसने बोला है कि 2 कंटेनर है, ठीक है, 2 कंटेनर है, 2 सिलेंडर्स है A और B, और एक में गैस भरी हुई है, दूसरा इवैक्यूएटेड है, मतलब वैक्यूम बनाया हुआ है दूसरे में। ठीक है, और स्टॉप कोक के जरिए यानी ये समझो पार्टीशन के जरिए कनेक्टेड है। अब क्या करा गया, और बाहर से उसकी दीवारें जो है वो हीट के लिए इंसुलेटेड है, तो अब क्या किया गया, स्टॉप कोक को रिमूव करा गया। तो ऑब्वियस सी बात है जो गैस है वो एक्सपेंड करेगी A टू B। ठीक है, गैस का एक्सपेंशन होगा यहाँ पे, और गैस का एक्सपेंशन कैसा होगा, तो क्योंकि
हमने इंसुलेटेड बनाया है इसको, तो कोई हीट इन या आउट नहीं हो पाएगी और कोई मास भी इन या आउट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हीट इन या आउट नहीं हो रही है, हीट इन या आउट नहीं हो रही है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट का इनकमिंग आउटगोइंग नहीं होता है? तो वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। हीट इंटरेक्शन इन एडियाबैटिक प्रोसेस जीरो होता है, इसलिए हमारा जो आंसर है करेक्ट वो एडियाबैटिक प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो गिवन क्या है, द वॉल्यूम V of a monoatomic gas varies with its temperature T as shown in the figure. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergo a change from state A to state B. तो देखो हमें क्या गिवन है, मोनोएटोमिक गैस गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम इनिशियल था V और इनिशियल टेम्परेचर था T, ओके। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस, क्योंकि लीनियर ग्राफ है, V और T के बीच लीनियर ग्राफ है, यानी प्रेशर क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है इसमें कांस्टेंट है। और हमसे पूछा क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड पूछी है, हीट एब्जॉर्ब्ड। तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर कांस्टेंट है, तो Q इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं N CP डेल्टा T, N CP डेल्टा T लिखा जा सकता है। क्लियर है, चलो ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, N तो देखो कैसी गैस है, मोनोएटोमिक गैस है। मोनोएटोमिक गैस के लिए Cp का वैल्यू हमें निकालना कोई मुश्किल नहीं है। Cp का वैल्यू मोनोएटोमिक गैस के लिए 5R/2 होता है। एक्चुअली Cp होता है क्या, 1 प्लस F/2 इंटू R, F/2 इंटू R। ये क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 1 प्लस F/2 इंटू R। तो ये जो F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। तो मोनोएटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, 3/2 + 1 यानी 5/2 R। तो यहां से Cp का वैल्यू तो क्या है 5/2 R, पर ये तो Cp का वैल्यू है, चल ठीक है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा यहाँ पर पूछा रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब्ड। Q और W का वर्क डन हमसे, Q और W का रेशियो हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा Q तो हम यहां से निकाल सकते हैं, चलो Q तो हम यहां से निकाल सकते हैं। देखिएगा तो सीधे मैं लिखूंगा Q इज इक्वल्स टू N, और यहां पर आ जाएगा अपने पास क्या, इधर आएगा 5R/2 इंटू डेल्टा T। दिस इज इक्वेशन 1, लेट अस सपोज, ठीक। अब अपने से वर्क डन की बात करनी है, वर्क डन भी निकालना पड़ेगा। तो W इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू लिख सकते हैं Q माइनस डेल्टा U, Q माइनस डेल्टा U, ठीक है। अब Q की वैल्यू क्या है, N CP डेल्टा T। Q का वैल्यू क्या है, N CP डेल्टा T और माइनस डेल्टा U। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, N CV डेल्टा T, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, NRT लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, NR डेल्टा T, नॉट NRT, NR डेल्टा T लिख सकते हैं, क्योंकि CP माइनस CV क्या होता है, CP माइनस CV होता है R, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, वर्क डन अपॉन हीट पूछा है, वर्क डन अपॉन हीट पूछा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिएगा 1 सेकेंड, हम यहाँ पर लिखेंगे W अपॉन Q, W अपॉन Q। तो W का वैल्यू क्या निकाला, NR डेल्टा T, ओके। और हीट का वैल्यू क्या निकाला, N इंटू 5R/2 इंटू डेल्टा T। R से R कैंसिल हो गया, N से N कैंसिल हो गया, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो गया। W/Q का वैल्यू अपने पास क्या आ गया, 2/5। यही हमारा आंसर होगा, 2/5। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। Thermodynamic processes are indicated in the following diagram. Match in the following diagram match the following। तो इसमें तो डायग्राम ही मिस हो गया। देखो मैं आपको बताता हूं, ये बेटा थोड़ा सा हो ही गया। देखो ऐसा कुछ गिवन है, प्रेशर और ये वॉल्यूम। अब बस बात को समझने की कोशिश करना। इस टाइप का था आपके पास में
ग्राफ जहां तक मुझे याद है ऐसा था, ठीक है। मान लीजिए प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, ये प्रोसेस 3 है और ये प्रोसेस 4 है, इस तरह से था, ठीक है। अब अपने को ये पता लगाना है कि कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोबारिक है, कौन सा आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, ये हमें बताना है। तो ध्यान रखना कि अब देख फर्स्ट प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो यानी फर्स्ट प्रोसेस आइसोबारिक है। फर्स्ट प्रोसेस क्या है? आइसोबारिक। तो फर्स्ट प्रोसेस आइसोबारिक है तो फर्स्ट से मैच कर गया बी, ठीक है। जो थर्ड जो सेकंड जो प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस वो है आइसोथर्मल। सेकंड आइसोथर्मल क्यों है? क्योंकि जो स्लोप है वो क्या होता है, एक्सपेंशन में जो स्लोप होता है, ये एक्सपेंशन ही दिखाया गया है, तो एक्सपेंशन में जो स्लोप होता है वो क्या है? एडियाबैटिक का स्लोप, एडियाबैटिक ग्राफ का स्लोप आइसोथर्मल ग्राफ के स्लोप से ज्यादा होता है, इसलिए जो थर्ड वाला है वो एडियाबैटिक है और सेकंड वाला आइसोथर्मल है। तो यहाँ पे सेकंड आइसोथर्मल है, सेकंड प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल, डी, ठीक। और ऐसे ही थर्ड प्रोसेस एडियाबैटिक हो गया, तो ये रहा ए, थर्ड से मैच कर गया। ऐसे ही प्रोसेस 4, तो क्योंकि प्रोसेस 4 वॉल्यूम कांस्टेंट दिखा रहा है तो 4C से मैच कर गया। अब चेक कर सकते हैं, तो P किससे मैच कर रहा है? C से। P किससे मैच कर रहा है? C से। P मैच कर रहा है D से, P मैच किया। अब देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी एक जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये डायग्राम जो ओरिजिनल डायग्राम है हो सकता है उससे थोड़ा भिन्न है, डिफरेंट है, इसलिए अपने ऑप्शंस यहाँ पे मैच होना जरूरी नहीं है। तो आप लोग जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूं, आई थिंक आप वो समझ गए होंगे, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए गिवन क्या है प्रश्न के अंदर, अच्छा प्रश्न है। गिवन है 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes a process described by the equation PV to the power 3 equals to constant. Okay. The heat capacity of the gas during this process. ट्रेडिशनल क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड है, मतलब देखना चाहिए आपको। जो हीट कैपेसिटी है इस टाइप के प्रोसेस में किस तरह से निकालते हैं? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है बेटा। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में C का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का, CV प्लस R अपॉन गामा माइनस 1, CV प्लस R अपॉन गामा माइनस 1। तो देखो मोनो एटॉमिक गैस है तो यहाँ CV की जगह लिखेंगे 3R/2 एन प्लस R तो है ही, और गामा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? क्योंकि देख जो V है, V पर जो पावर होती है वो गामा होता है, तो यहाँ पर गामा कितना है? 3 है, 3-1। मतलब गामा जरूरी नहीं है, अल्फा भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। गामा तो हम बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, तो अब चाहो तो अल्फा लिख लो। ओके, आई थिंक आप बात समझ गए होंगे, ठीक। तो यहां से हम लिखेंगे 3R/2 एंड एक चीज और है, यहाँ पे गामा -1 की बजाय 1 माइनस गामा होता है बेटा, 1 माइनस गामा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर -2 आएगा, 1 - 3, तो 3R/2 माइनस R/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1.5 में से हाफ निकल गया तो हाफ 1 बच जाएगा, R अपना आंसर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखें। अगला सवाल देखो। अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। एक गैस को कंप्रेस करा गया है आइसोथर्मली उसके इनिशियल वॉल्यूम के हाफ तक। द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली थ्रू एन एडियाबैटिक प्रोसेस। और उसी गैस को उसी वॉल्यूम के लेवल तक कंप्रेस किया गया है, लेकिन दूसरे प्रोसेस में एडियाबैटिकली किया गया है, ठीक है। हमें क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली और एडियाबैटिकली विल रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वर्क डन जो है वो क्या होता है? दोनों प्रोसेस में डिफरेंट होता है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों प्रोसेस में अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो डिफरेंट होता है। ये सेम बोल रहा है, गलत है। which of the case whether compression through isothermal or through adiabatic requires more work will depend upon the atomicity। तो ये वाले स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, एटोमिसिटी का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्क डन जो है ना उसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं?
वो लिखते हैं पीवी लॉग V2 अपॉन V1। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे मोलिकुलर बिहेवियर का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, बस अपने को फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम का पता होना चाहिए। आइसोथर्मल में सिमिलरली वहां पर भी होता है P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा -1, तो वहां पर भी ऐसा नहीं है। ओके, तो अपने को बस स्टेट ही देखनी होती है दोनों सिचुएशंस में, तो ये वाली बात भी ठीक नहीं है। कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। तो ध्यान रखना, यदि एक्सपेंशन करते हैं तो आइसोथर्मल में ज्यादा वर्क डन होता है, लेकिन यदि जब कंप्रेस कर रहे हैं तो आइसोथर्मली वर्क कम होता है और एडियाबैटिक में वर्क ज्यादा होता है। तो यहां पर कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क, यही ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन सही है। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, क्या दे रखा है अपने को प्रश्न के अंदर? दे रखा है अ मोनोएटॉमिक गैस एट अ प्रेशर P having a volume V expands isothermally to a volume 2V then adiabatically to a volume 16V. The final pressure of the gas is, तो देख पहले तो मोनोएटॉमिक गैस है और पहले उसका प्रेशर P था और वॉल्यूम था V, और फिर उसे आइसोथर्मली एक्सपेंड करा गया तो उसका नया प्रेशर हो गया मान ले P1 और वॉल्यूम हो गया नया 2V। देन उसको एडियाबैटिकली एक्सपेंड करा गया, अब फिर से प्रेशर भी चेंज हो गया और वॉल्यूम इस बार 16V हो गया है। हमसे पूछा क्या है कि जो P2 है उसकी वैल्यू क्या होगी। P2 का वैल्यू हमसे पूछा है कि एडियाबैटिकली एक्सपेंड करने के बाद प्रेशर की वैल्यू कितनी होने वाली है। हमें गामा गिवन है, ठीक है। तो चलिए हम आइसोथर्मल के लिए क्या इक्वेशन यूज कर सकते हैं? इक्वेशन यूज कर सकते हैं P1V1 इक्वल्स टू P2V2, ठीक है। P1 का वैल्यू P है, V1 V है, P2 की वैल्यू यहाँ पर P2 जो है वो P1 है, P1, और V2 की जगह लिखेंगे 2V, तो यहाँ से V से V कट गया और यहाँ P1 का वैल्यू आ जाएगा P अपॉन 2। यानी कि जो जैसे मान लो स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी, तीन स्टेट्स में डिवाइड करूं तो स्टेट बी पर जो प्रेशर है वो कितना है? P/2 है। चल ठीक है। ऐसे अब अपने को सी स्टेट पर प्रेशर पता लगाना है, तो क्योंकि वो एडियाबैटिकली प्रोसेस हुआ है तो वहां हम लिखेंगे P1V1 पावर गामा इक्वल्स टू P2V2 पावर गामा। P1 का वैल्यू यानी बी स्टेट पर प्रेशर कितना है वो है P/2। V1 कितना है? 2V है, 2V पर पावर गामा। अब यहाँ गामा की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 5/3 है, इक्वल्स टू P2 वो पता लगाना है और V2 कितना है? 16V, उस पर पावर गामा। ठीक, तो यहां से अब देखिएगा कि V पर गामा की वैल्यू तो 5/3 है, तो V पर पावर 5/3 तो कैंसिल ही हो जाएगा दोनों में से, ठीक है, वो हो जाएगा कैंसिल। तो देखिएगा और बचा क्या हमारे पास, वो हम लिख लेते हैं। तो ये बचा P/2 इंटू 2 पर पावर 5/3 और 16 पर पावर भी 5/3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ P/2 और 2/16 और उस पर पावर क्या लिख सकता हूँ? 5/3, ठीक है, और इज इक्वल्स टू P2। सॉल्व करेंगे यदि हम इसको तो 2 से 16 को कट करते हैं तो कितना बनेगा? 8, और 8 को हम लिख सकते हैं क्या? 8 को लिखा जा सकता है 2⁻³ और उस पर पावर 5/3 है, 3 से 3 कट जाएगा और नीचे आएगा 2⁵ इक्वल्स टू P2। तो यहां से आएगा P/2 इंटू, और 2 पर पावर 5 है, इसका मतलब 32 है, इक्वल्स टू P2। तो यहां से P2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा P/64। ये हमारा आंसर होगा P/64, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अपना कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स वेट अ मिनट, चलो कुछ क्वेश्चंस और करे जा सकते हैं। लेट्स डू दिस। देखो अगला सवाल क्या कहता है, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस ABCDA एज शोन इन द फिगर, द वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइकिल इज। तो देखिए यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी होंगी कि किसी भी साइकिल के अंदर का किसी पीवी डायग्राम में, ठीक है, किसी पीवी डायग्राम में यदि कोई साइकिल रिप्रेजेंट करा गया है तो साइक्लिक प्रोसेस के इनसाइड जो एरिया है वही एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
अब दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, दो टाइप के साइक्लिक प्रोसेस होते हैं। एक होता है वर्क प्रोड्यूसिंग, एक होता है वर्क एब्जॉर्बिंग। क्लियर है? वर्क प्रोड्यूसिंग है तो उसे हम पॉजिटिव वर्क लिखते हैं, और वर्क एब्जॉर्बिंग है तो नेगेटिव वर्क है। ठीक है, अब हमें देखना है ये दोनों बातों को यूज यहां पे किस प्रकार से करेंगे। तो आप देखिए सॉरी, आप देखेंगे कि यहां पर अपने को दो ग्राफ में दो अलग अलग एरिया गिवन है। ठीक है, डिफरेंट एरियाज गिवन है, ये देखिएगा। क्लियर है? आप देखेंगे कि जो AOD ये फर्स्ट एरिया है, ट्रायंगल है, तो फर्स्ट एरिया में लिख लेता हूं A1। कितना आएगा? 1/2। बेस कितना है इसका? 2V0 माइनस V0 यानी V0, और इसकी हाइट कितनी है? 2P0 माइनस P0 यानी P0। चल, फर्स्ट एरिया तो ये निकाल लिया। ठीक है, और सेकेंड एरिया कितना है? A2 1/2। बेस कितना है इसका? वही है V0, और इसकी हाइट कितनी है? 3P0 माइनस 2P0 यानी P0, यानी एरिया सेम है। एरिया ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस दीज टू वो सेम है। तो फिर अब अपने को देखना है डायरेक्शन। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट प्रोसेस है इसमें आप देखिए डायरेक्शन किधर है। इसमें आप देखेंगे कि देखो ये क्या है, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि साइक्लिक प्रोसेस चलता है तो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होती है। वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है तो नेगेटिव वर्क होगा। और जब नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। तो यानी कि ये दोनों एरिया, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। टोटल यदि वर्क डन निकालूंगा तो A प्लस और मान ले A2 माइनस है, इक्वल है, तो A1 माइनस A2 क्योंकि इक्वल है, माइनस करेंगे तो 0 वर्क डन आएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वर्क यहाँ पर कितना होगा ग्राफ में? 0। आई होप कि आप मेरी बात समझे होंगे। चलो नेक्स्ट, ये देखो, दिया गया है अ गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCA एज ऑन, व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द गैस। तो अगेन अपने को ग्राफ गिवन है और अपने को इस साइक्लिक प्रोसेस गिवन है, और हमें क्या पता लगाना है, पूछा क्या हमसे? वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस। देखो ये क्लॉकवाइज ग्राफ है, क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन होगा, इसलिए बोला वर्क डन है। ठीक है, चल W की वैल्यू क्या होगा? तो वही ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। 1/2, 7 माइनस 2 यानी कि 5, बेस हो गया, और हाइट हो जाएगी 6 माइनस 2 यानी कि 4। 4 को 2 से कट करेंगे, W आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 10। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर जो है वो किस में लिखा हुआ था? किलो में लिखा हुआ है। और वॉल्यूम जो है वो किस में है? वॉल्यूम भी इसी प्रकार से कुछ है। 1 सेकेंड, देखिए इसमें ये जो डेटा है ना थोड़ा मिसिंग सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रेशर का यूनिट वैल्यू नहीं गिवन है, प्रेशर की जो वैल्यू है मतलब यूनिट जो है वो गिवन नहीं है, इसलिए हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन W की वैल्यू क्या आएगी? 10 आने वाली है। 10 यानी ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, चल अगला सवाल देखते हैं। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज found to be proportional to the cube of its temperature. The ratio of CP and CV for the gas. तो हमें क्या गिवन है कि जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। P प्रोपोर्शनल टू, देखो क्या गिवन है अपने को? P प्रोपोर्शनल टू T⁻3, P प्रोपोर्शनल टू T⁻3। ठीक है, तो यहां से P इज इक्वल टू CT⁻3 ऐसा लिख लेता हूं। क्लियर है? अच्छा, और अपने पास में आइडियल गैस इक्वेशन है T, और T की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं PV/NR और पावर 3। ठीक है ना, PV = NRT होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं PV, देखिएगा P = C/NR 3 और यहां आ जाएगा P³ और V³। क्लियर है? अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये जो टर्म है पूरा C/N³ R³ ये भी कांस्टेंट है, तो मैं K लिख सकता हूं यहां पर। तो P = K P3 V3। ठीक है,
इसको लिखा जा सकता है क्या, अब ये 1/k और p इधर भेजूंगा तो ये बनेगा P2V3 और इक्वल्स टू 1/k। 1/k भी एक कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मान ले कि मैं 2 जो है वो हटाता हूं, यानी मैं इधर क्या करता हूं, अंडर रूट लेता हूं। अंडर रूट लूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर p और v पर पावर आ जाएगा 3/2 और इधर आएगा 1/k और उसका अंडर रूट, तो p v⁻³ 3/2 इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर Cp/Cv, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में pv⁻, गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, और ये जो गामा है ये गैस कांस्टेंट है, ये होता है Cp/Cv। हमसे Cp/Cv पूछा है, तो कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को। तो यहां से गामा का जो वैल्यू मिला है ना, वो कितना मिल गया अपने को, कंपेयर करने पर 3/2। क्लियर है? तो देख एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T3। फिर मैंने इसको प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाकर इक्वल टू ले आया और Ct⁻³ लिख दिया। फिर मैंने आइडियल गैस इक्वेशन से T की जगह PV/NR लिखा और क्यूब जो है वो है ही, उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अल्टीमेटली एक कांस्टेंट बना लिया हमने, जो बचा हुआ था जो कैलकुलेट करने के बाद एक कांस्टेंट बना लिया K, P इक्वल्स टू K P⁻³ V⁻³। अब क्या, K को मैं उधर लेकर जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। K को मैं उधर लेकर गया, ओके, तो यहां से P इस तरफ लेकर आएंगे, तो यहां पर पावर आएगी P पर 2 और V पर पावर 3 और इक्वल्स टू 1/k, ठीक। अब क्योंकि P से मुझे स्क्वायर हटाना है तो फिर मैंने रूट कर लिया, तो P v⁻³ हो गया और इधर 1/k पर अंडर रूट। तो 1/k भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो उसका रूट भी एक कांस्टेंट होगा, तो मैं एक नया एक कांस्टेंट लिख लिया, ओके। तो अपने पास इक्वेशन क्या आया, P v⁻³ इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो PV⁻³, PV गामा, PV⁻³, PV गामा, यानी गामा की जगह 3/2 है, गामा की जगह क्या है 3/2 है, और गामा क्या होता है Cp और Cv का रेशियो। तो एक्चुअली हमसे यही पूछा था गामा, यानी कि Cp/Cv, यानी कि गामा का वैल्यू कितना है 3/2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर ही एंड करेंगे। आप लोग यहां तक बने रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये धन्यवाद आप अपने आप को भी दे लो बेटा, क्योंकि आप यहां तक बने हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये चैप्टर के कई सारे कंसेप्ट्स आपको इन क्वेश्चंस में जरूर मिले होंगे और आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, आई होप सो। फिर भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो और कोई नई प्रॉब्लम हो जो आपको पूछनी हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एक बार, ठीक है। आपको उसके लिए डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ओके। चलिए, तो आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा और आप इसी तरह CL Academy के साथ बने रहिए। धन्यवाद वेरी मच, ठीक।